60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है। जिसे हालात पर काबू पाना है, बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए। स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने
और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण की उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल
प्रभावित करने का काम कर सकता है, जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है, और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए,
समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण की उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए, जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है, जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है, और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है, वह उचित ही है,
लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं, उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण की उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए, जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की ज़रूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है, वह उचित ही है।
लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की ज़रूरत है वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। पैरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद 370 और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को
यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए ही इसे पारित किया गया था। यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 50% से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया। दरअसल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बन गया है। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं। मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती है जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसे ही जातियों में शुमार रही हैं। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों में ही गिने जाते रहे हैं। जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमज़ोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए। 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में।
अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की ज़रूरत है वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। पैरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद 370 और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए ही इसे पारित किया गया था। यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 50% से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया। दरअसल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बन गया है। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं, मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती है जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसे ही जातियों में शुमार रही हैं। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों में ही गिने जाते रहे हैं। जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमजोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए। 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अस्पतालों में अव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है,
लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं, उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताने अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण की उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए, जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई हैं। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है, और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की ज़रूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। पैरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद 370 और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए, उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए ही इसे पारित किया गया था। यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है।
फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 50% से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया। दरअसल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बन गया है। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं। मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती है जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसे ही जातियों में शुमार रही हैं। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों में ही गिने जाते रहे हैं। जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमजोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए।